थोड़ा पहला पहला डाउट ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर, एक मिनट एसी चला लो। क्वेश्चन नंबर कहां गया? हाँ जी, 62। पहला डाउट है आपका क्वेश्चन नंबर 62। देखो, सारा खेल लॉजिक और नॉलेज का है। पहली बात, आपको नॉलेज कितनी है, और दूसरी बात, आप लॉजिकली कितना जल्दी उस पॉइंट को पकड़ लेते हो। ये कह रहे हैं एक रिंग है रेडियस आर की, चार्ज डेंसिटी लैम्डा, चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ का चार्ज 1 सेंटीमीटर का चार्ज यदि सीजीएस में है तो, या 1 मीटर का चार्ज यदि एसआई सिस्टम में है तो। यानी कि 1 मीटर, हम तो ऐसा ही मान के चलेंगे, 1 मीटर का चार्ज है लैम्डा, 2 मीटर का चार्ज है 2 लैम्डा, 3 मीटर का चार्ज है 3 लैम्डा। जितना बड़ा वायर उतना ज्यादा चार्ज। यहीं से क्वेश्चन शुरू होता है। हमने इसके सरकमफ्रेंस को सेंटर मान के आर रेडियस का एक स्फीयर बना दिया। सरकमफ्रेंस पर ध्यान से सुनना, सरकमफ्रेंस पर किसी पॉइंट को सेंटर मान के आर रेडियस का स्फीयर बना दिया। बेटा देख, यानी कि रिंग का सेंटर यहां होगा, सर्कल की स्फीयर का सेंटर यहां होगा, रेडियस दोनों की आर है। तो वो पूछ रहे हैं कि इसके अंदर टोटल फ्लक्स कितना होगा। क्या 2 पाई आर लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या पाई आर लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या 0, या फिर लास्ट ऑप्शन है नन। इनमें से कोई नहीं। वैसे 100 में से पता नहीं क्यों 99 टाइम जब ऑप्शन होता है नन तो वही करेक्ट होता है, और वही यहां भी है। तुम जानते हो कि फ्लक्स का फॉर्मूला है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q यानी स्फीयर के अंदर का चार्ज। स्फीयर के अंदर सिर्फ इतना रिंग है और इतने ही रिंग का चार्ज है। इतने रिंग की लंबाई होती 2 पाई आर, इतने पोर्शन की लंबाई होती 2 पाई आर, तो चार्ज होता 2 पाई आर लैम्डा जो स्फीयर के अंदर होता। अब तब पहला ऑप्शन सही होता। लेकिन इतने से रिंग की लेंथ 2 पाई आर नहीं हो सकती, तो पहला ऑप्शन गलत है। यदि इतने पोर्शन की लेंथ होती पाई आर, तो इतने पोर्शन का चार्ज होता पाई आर लैम्डा, और तब हम Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लेते पाई आर लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन पाई आर तो आधी रिंग की लेंथ है और ये आधा रिंग नहीं है, तो ये गलत है। 0 तो हो ही नहीं सकता। 0 का मतलब इसके अंदर चार्ज ही नहीं है स्फीयर में, जबकि स्फीयर के अंदर थोड़ा सा रिंग है। तो इसलिए सही आंसर है नन, यानी इन चारों में से कोई नहीं, तीनों में से कोई नहीं। चौथा आंसर ऑप्शन है नन। पहले एक बार बता दो, समझ में आ गया जिसका भी डाउट था? यस सर। एक और बच्चे का डाउट था, ये शायद अभिषेक का भी डाउट था। अभिषेक, आर यू देयर? यस सर। 2 अभिषेक हो गए हैं शायद। दोनों को समझ में आ गया? यस सर। अगला, अगले वाले में एक 11th का फंडा भी लगेगा और 12th का भी। तुम्हें याद होगा सॉलिड की डेंसिटी, जो बच्चे 11th में मेरे पास थे, सॉलिड की डेंसिटी को मैं ज्यादातर लेता था रो, और लिक्विड की डेंसिटी को लेते थे सिग्मा। और यदि आप भूले नहीं हो तो वेट होता था सॉलिड का वीरो जी, और जिसने अपथ्रस्ट बता दिया आज की डेट में भी 1 साल बाद, मैं मान जाऊंगा अपथ्रस्ट का फॉर्मूला होता था वी सिग्मा जी। गुड। सॉलिड की डेंसिटी है रो, बाकी सब भैया याद कर लेना। सॉलिड की डेंसिटी है रो, तो वेट है वीरो जी, और लिक्विड की डेंसिटी है सिग्मा, तो अपथ्रस्ट की डेंसिटी, अपथ्रस्ट का फॉर्मूला है वी सिग्मा जी।
जिसको इसके बारे में डीप नॉलेज चाहिए मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, मैं आपको एक अपथ्रस्ट वाली वीडियो भेज दूंगा, आपके काम आएगी। ये कह रहे हैं एक दो पेंडुलम का सिस्टम है, दोनों पे चार्ज है बराबर बराबर, नीचे की तरफ सॉलिड का वेट काम कर रहा है यानी कि वी रो जी। कोई कारण है जो मैंने वेट को mg के बजाय वी रो जी लिखा, लेकिन क्या मैंने गलत लिखा? v है वॉल्यूम, रो है सॉलिड की डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है मास, तो mg तो है। उन्होंने सारे आंसर डेंसिटी के क्रम में दिए हैं तो मैंने इसे वी रो जी लिखा। डोरी में है टेंशन, चार्जेस के कारण है इलेक्ट्रिक फोर्स, और यहां पर कुछ एंगल बना हुआ है। अब यहीं से क्वेश्चन शुरू होता है कि हमने इसको लिक्विड में डुबा दिया तब भी एंगल यही है, तो बताओ लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? क्वेश्चन समझ में आ गया? तो आंसर भी बताऊं। यदि मैं इस पूरे सिस्टम को लिक्विड में डुबा दूं तब भी एंगल यही है, तो लिक्विड की डेंसिटी बताओ। एक बात बता, फटाफट फटाफट बताना। पहले अभी हमने लिक्विड में नहीं दबाया, नीचे है वी रो जी, वेट, इलेक्ट्रिक फोर्स, टेंशन, टेंशन के कंपोनेंट कर देते हैं, इस तरह के न्यूमेरिकल आपने 12th में करे हुए हैं, टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा, आमने सामने के फोर्स बराबर, यानी टी साइन थीटा बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एयर। अभी ये एयर में है तो फोर्स इन एयर, फोर्स इन एयर, और टी कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा वी रो जी, ऊपर वाला फोर्स नीचे के बराबर, दोनों को डिवाइड कर दो तो टेन थीटा इज इक्वल टू फोर्स इन एयर अपॉन वी रो जी, फर्स्ट इक्वेशन। अब हमने इसे पूरे को लिक्विड में डुबा दिया। जब आपने बेटा इस पूरे को लिक्विड में डुबा दिया तो इसमें वेट में से अपथ्रस्ट माइनस हो जाएगा, यानी वी सिग्मा जी माइनस हो जाएगा, फिर तो इसका वेट कम हो जाएगा ना, वेट में से अपथ्रस्ट लेस हो जाएगा, और फोर्स इन एयर की बजाय हो जाएगा फोर्स इन मीडियम, क्योंकि अब ये मीडियम में है। तब फॉर्मूले में अंतर क्या आएगा? लेफ्ट साइड तो टेन थीटा ही रहेगी, दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, फोर्स इन एयर की जगह हो जाएगा फोर्स इन मीडियम, और नीचे वी रो जी था ना, अब वी रो जी की जगह हो जाएगा वी रो जी माइनस वी सिग्मा जी। अब नया वेट, वेट माइनस अपथ्रस्ट। ये थीटा कब का है? जब ये एयर में थे। ये थीटा कब का है? जब ये मीडियम में है। जब ये एयर में थे तब का थीटा, और जब ये मीडियम में है तब का थीटा। सेकंड इक्वेशन, दोनों को इक्वेट कर दो क्योंकि थीटा तो सेम है, तो फोर्स इन मीडियम अपॉन वी रो जी माइनस वी सिग्मा जी बराबर होगा फोर्स इन एयर अपॉन वी रो जी। वी कॉमन आया और कट गया, जी कॉमन आया हट गया। फोर्स इन मीडियम याद होगा, फोर्स इन एयर अपॉन के होता है, फोर्स इन मीडियम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th क्लास की सेकंड शीट, जिसमें मैंने आपको फोर्स इन मीडियम कूलम लॉ वगैरह बताया था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताया था। तो मीडियम में फोर्स जो होता है फोर्स इन एयर अपॉन के, तो फोर्स इन एयर भी कट गया। इसे रीअरेंज करोगे तो के की वैल्यू आती है रो अपॉन रो माइनस सिग्मा। ये है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और यही आपका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 66 आसान है, इतने में ही हो जाएगा। वो कह रहे हैं क्यूबॉइड है जिसकी लंबाई है L, ब्रेथ है B, हाइट है H। जहां L बड़ा है B से, B बड़ा है H से। क्यूबॉइड है, लंबाई चौड़ाई से ज्यादा है, चौड़ाई ऊंचाई से ज्यादा है, लेंथ ब्रेथ से ज्यादा है, ब्रेथ हाइट से ज्यादा है। एक वायर है जिसकी चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, यानी 1 मीटर का चार्ज है लैम्डा, बहुत बड़ा वायर है। वो कह रहे हैं कि इस वायर को सीधा का सीधा इसमें रखना है,
तो बताइए मैक्सिमम फ्लक्स और मिनिमम फ्लक्स का रेशियो। एक बात सुन, यदि आपको मैक्सिमम फ्लक्स चाहिए, फ्लक्स क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो वायर की सबसे बड़ी लंबाई इस क्यूब के अंदर डालनी पड़ेगी। तो मैं वायर को डायगनली डालूंगा, लॉन्गेस्ट डायगनल के अलोंग। इससे बड़ा वायर इस क्यूबॉइड में आ नहीं सकता, और जब इससे बड़ा वायर इस क्यूबॉइड में आ नहीं सकता तो बस इस समय सबसे ज्यादा चार्ज है। कितना चार्ज है, तो लॉन्गेस्ट डायगोनल होता है √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, उसे लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो। 1 मीटर का चार्ज लैम्डा, तो √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का चार्ज होगा √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लैम्डा। अब आता है मिनिमम फ्लक्स, तो उसके लिए वायर ऐसे नहीं रखोगे। अब वायर की सबसे छोटी लंबाई इसके अंदर होनी चाहिए। सबसे छोटी लंबाई क्या ऐसे रख के आएगी बेटा, लेंथ तो बहुत ज्यादा है, सबसे बड़ी लेंथ है हाइट के लॉन्ग, हाइट के अलोंग। यदि हम हाइट के अलोंग रखें तो हाइट सबसे छोटी है, और हाइट सबसे छोटी है तो सबसे कम चार्ज इसके अंदर आएगा। कितना चार्ज आएगा, एच लैम्डा, क्योंकि अब सिर्फ हाइट के बराबर है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। वो कह रहे हैं इन दोनों का रेशियो बताओ, तो इसे इससे डिवाइड कर दो, तो आंसर होगा √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन एच। क्लियर बालको? यस सर। यस सर। पता है अभी तुम अहमियत नहीं समझ रहे, जब तुम्हारे 4 होंगे ना तो बाकी बच्चों से, कल भी मैं बता रहा था तुम्हारी नॉलेज कितनी ज्यादा होगी। 150-200 न्यूमेरिकल तो तुमने कर लिए सब्जेक्ट, मतलब वैसे वाले पूरे सब्जेक्टिव फुल, और कम से कम अभी मैं 150-200 ही कराऊंगा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव की एक शीट और दूंगा, और करवा दी पूरी थ्योरी। तुमसे ज्यादा मुझे नहीं लगता किसी ने कर रखे होंगे, बस दिमाग में रहने चाहिए, रजिस्टर में नहीं। तुम रजिस्टर में रखे रहोगे उससे कोई फायदा नहीं, दिमाग में रखोगे तो बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। मेरे बेटा अगला क्वेश्चन है 69 डाउट। 69 में कह रहे हैं कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, x A पर एक चार्ज रखा हुआ है Q2 यानी कि 2 माइक्रोकूलम, और B डिस्टेंस पर ये A डिस्टेंस है, y B पर चार्ज रखा हुआ है 1 माइक्रोकूलम। वो कह रहे हैं बेटा इस कॉर्नर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसमें tan थीटा 1 होगा, tan थीटा 2 होगा, tan थीटा 3 होगा, क्या होगा? ये पूछना क्या चाह रहे हैं? कई बार बच्चों को ना ये समझ में ही नहीं आता कि ये पूछना चाह क्या रहे हैं। ये बता 1 माइक्रोकूलम अपने से अवे फील्ड बनाएगा, 2 माइक्रोकूलम अपने से अवे फील्ड बनाएगा 2e, भाई दुगना चार्ज है तो दुगना फील्ड, तो रिजल्टेंट फील्ड ये होगा, ये थीटा है, तो tan थीटा निकालना है, और ये बताना है कि बेटा tan थीटा की वैल्यू 1 है, 2 है या 3 है। एक सेकंड सोचो जरा, पानी पी के आ रहा हूं, गले में कुछ खरखर हो रही है। तो बेटा आ गए यहाँ पर, तो मेरे किसी बच्चे ने आंसर सोचा? यस सर। सर 2। ये 2e और ये e, तो tan थीटा हो जाएगा 2e अपॉन e, यानी tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो बी ऑप्शन। अगला डाउट सबसे आसान है, सिर्फ आप क्वेश्चन में घबरा गए लैंग्वेज से। 73वें क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक डाइपोल जेड एक्सिस के अलोंग है, डाइपोल है जेड के अलोंग,
इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स और वाई पे निकाल लें। अब बताओ यदि डाइपोल जेड के अलोंग है, अब यदि इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस के अलोंग निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पर, तो वो कह रहे हैं कि एक्सियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी दूर निकाल रहे हैं ये, और इक्वेटोरियल लाइन पर भी फील्ड उतनी दूर निकाल रहे हैं। उन दोनों का रेशियो क्या होगा? अब बताइए इससे आगे क्या आसान पूछे, एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो पूछ रहे हैं। सिर्फ यदि आपको फॉर्मूला याद होता तो भी हो जाता। एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4πε0 2p/r³ और इक्वेटोरियल लाइन पर 1/4πε0 p/r³। इन दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करते ही रेशियो आ जाएगा 2। यही आंसर है। इसके बाद बेटा 73 के बाद 74, ये कह रहे बेटा ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक चार्ज प्लस क्यू रखा है y इक्वल टू a पर। उन्होंने पूरा कोऑर्डिनेट दिया है x0 y a z0। अरे है तो y इक्वल टू a ना। दूसरा चार्ज रखा है -2q ओरिजिन पर, तीसरा चार्ज रखा है +q a0 0 पर, यानी x इक्वल टू a पर +q। उन्होंने पूरा कोऑर्डिनेट दिया है x इक्वल टू a y0 z0। तो वो पूछ रहे हैं कि इनका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट बताओ। मैंने इस तरह का एक न्यूमेरिकल पहले भी कराया था। -2q को -q और -q दो अलग अलग हिस्सों में लिखो। एक -q से +q तक एक डाइपोल मोमेंट बन गया p = q × a, और एक -q से +q तक दूसरा डाइपोल मोमेंट बन गया q × a, वो भी p। वही चार्ज यहाँ, वही यहाँ, वही डिस्टेंस इधर, वही इधर। रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट यहां आएगा। कितना होगा? जब ये भी p ये भी p, तो ये p√2 आएगा। तो आंसर हो गया p√2 यानी qa√2। डायरेक्शन ओरिजिन से शुरू होके यहां तक जाएगी। ये कोऑर्डिनेट कौन सा है? xa, ya और z0। z पे तो हम चले ही नहीं। तो यानी कि आप कहोगे कि नेट डाइपोल मोमेंट इज qa√2, जो ओरिजिन से शुरू होके a0 कोऑर्डिनेट की तरफ जा रहा है। अगला 75, बहुत ही आसान। एक सिलेंडर है, रेडियस r, लेंथ l का, उसे इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रख दिया, तो इसमें फ्लक्स बताओ। मेरे बेटा जितना फ्लक्स इसमें एंटर करेगा नेगेटिव, उतना ही फ्लक्स एग्जिट करेगा पॉजिटिव। टोटल फ्लक्स 0 होगा। टोटल फ्लक्स 0 होगा। जो आसान है उसमें ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं। 77 अगला डाउट आपका। 77 में कह रहे हैं एक सिलेंडर है जिसकी लेंथ है 1 मीटर और बीच में से एक वायर जा रहा है जिसका लैम्डा है Q। नहीं, लैम्डा नहीं दिया। उन्होंने कहा हर 1 सेंटीमीटर का चार्ज है Q, तो लैम्डा ही हो गया। हर 1 सेंटीमीटर का चार्ज है Q, तो इसमें फ्लक्स बताओ। मेरे बेटा क्या सारा चार्ज इसके अंदर है? तो जवाब है नहीं। 100 सेंटीमीटर का वायर इसके अंदर है, और यदि 100 सेंटीमीटर वायर अंदर है तो इसके अंदर चार्ज है 100 Q। 1 सेंटीमीटर का चार्ज Q, तो 100 सेंटीमीटर का चार्ज 100 Q। 100 Q। अब मेरे बेटा आंसर आ गया 100 Q/ε0। यही आपके 77 न्यूमेरिकल का आंसर है। अगला डाउट।
फिर बेटा अगले क्वेश्चन में फिर वही वाली बात, यदि कंसेप्ट पता है तो क्वेश्चन हो जाएगा। आपको 12th का एक कंसेप्ट याद दिला रहा हूं क्योंकि अगले डाउट है 78 और 79। पहले मैं कंसेप्ट बता दूं। हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 0 और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है K Q अपॉन R स्क्वायर। जहां मैंने K लिखा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को नहीं, 1/4 को K मैंने लिखा है बेटा 1/4 जबकि ये हॉलो है यानी सारा चार्ज सरफेस पर है। यदि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो यानी अंदर भी चार्ज हो बाहर भी चार्ज हो, तब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अंदर K Q R अपॉन R क्यूब, जहां कैपिटल R तो इस स्फीयर की रेडियस है और स्मॉल r सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो। जबकि आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है K Q अपॉन R स्क्वायर। यदि आपको इसके डेरिवेशन याद ना आए तो गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस खोलना, प्लेलिस्ट आपके पास है 12th वाली। गॉस थ्योरम की प्लेलिस्ट में आपको ये सारे डेरिवेशंस मिल जाएंगे वीडियो में। अब ग्राफ बनाना है E वर्सेस R दोनों में, 78 में भी 79 में भी। एक बात बताओ, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, थोड़ा इधर आए 0, थोड़ा इधर आए 0, सरफेस पे पहुंचे मैक्सिमम, सरफेस के बाहर गए तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर यानी R बढ़ता रहेगा फील्ड घटता रहेगा। तो ग्राफ अंदर तो 0, सरफेस पे मैक्सिमम, बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर यानी कि जैसे जैसे स्मॉल r पॉइंट से सेंटर की डिस्टेंस बढ़ेगी फील्ड कम होगा। यहां सेंटर पर तो 0, सेंटर से जैसे जैसे दूर जाओगे तो फील्ड बढ़ेगा सरफेस तक। क्यों? E प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्मॉल r के, स्मॉल r बढ़ता है तो E बढ़ता है। सरफेस पे मैक्सिमम, सरफेस से बाहर जाओगे तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर यानी स्मॉल r बढ़ेगा तो फील्ड घटता जाएगा। तभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, फाइनल एग्जाम से पहले रिवाइज कर रहा हूं तो कर लेना। तो ये हमारा 79 और 80 दोनों डाउट आपके हो गए। क्वेश्चन नंबर 81 बेटा ऑब्जेक्टिव में यही होता है, कई बार एक ही टॉपिक में पुराने भी फॉर्मूले लग जाते हैं। इस वाले में सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंसेप्ट लगेगा साथ में, फील्ड का तो है ही। कैसे मैं याद दिलाऊं, पिछले साल आपने पढ़ा था दो तरह के एसएचएम, लीनियर एसएचएम और एंगुलर एसएचएम। लीनियर एसएचएम में ए था ओमेगा स्क्वायर वाई, वहां माइनस भी लगाते थे लेकिन मैंने बताया था कॉम्पिटिटिव एग्जाम में माइनस नहीं लगाते, माइनस तो सिर्फ डायरेक्शन बताता था। ए का फॉर्मूला था ओमेगा स्क्वायर वाई, ठीक। और रोटेशनल में ए की जगह था अल्फा और वाई की जगह था थीटा। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एक और फॉर्मूला आता था 11th में, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। रोटेशनल चैप्टर में मुझे आज इन दो फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन शुरू होता है, एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़कर ऑसिलेट कराएं तो टाइम पीरियड क्या होगा। थीटा इज वेरी स्मॉल, ये गिवन है, इंग्लिश में लिखा हुआ है। यदि डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़कर ऑसिलेट कराएं तो टाइम पीरियड क्या होगा। तो मेरे बेटा टॉर्क का फॉर्मूला होता है पीई साइन थीटा, लेकिन जब इन्होंने कह दिया थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा को थीटा के बराबर ले लेंगे। तो टॉर्क होता है आई अल्फा, तो आई अल्फा इज इक्वल टू पीई थीटा। तो अल्फा हो जाएगा बेटा पीई थीटा अपॉन आई, लेकिन अल्फा तो ओमेगा स्क्वायर थीटा है तो अल्फा को अगली लाइन में लिख देंगे ओमेगा स्क्वायर थीटा। थीटा से थीटा कट जाएगा
ओमेगा हो जाएगा अंडर रूट पीई अपॉन आई, यही आंसर है। ओमेगा पूछ रहे थे जिसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो 81 डाउट गया। अगला डाउट है 86। 86 में एक ऐसा कंसेप्ट बताना पड़ेगा, उसका डेरिवेशन तो 12th के सिलेबस में है नहीं, लेकिन उसका यूज कई जगह ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल्स में होता है। वो कंसेप्ट पूरा डेरिवेशन कराने से फायदा नहीं, क्योंकि 12th में आएगा नहीं कभी, और कंपटीशन के लिए डेरिवेशन वैसे ही बेकार है, कंपटीशन में वो कह नहीं सकते डेराइव। तो वो क्या कंसेप्ट है? यदि कोई डाइपोल है, ये लाइन कहलाती है एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट होता है। ये लाइन कहलाती है इक्वेटोरियल लाइन, जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के अपोजिट होता है। लेकिन ये जनरल लाइन है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ एंगल पर होता है, ना तो पैरेलल ना एंटी पैरेलल। ये एंगल है अल्फा। थीटा और अल्फा ये में क्या संबंध है? तो ये फॉर्मूला आपने यदि याद कर लिया, tan थीटा इज इक्वल टू 2 tan अल्फा, तो आपका काम हो जाएगा। यदि आपको थीटा देके अल्फा पूछे निकाल लेना, अल्फा देके थीटा पूछे निकाल लेना। वैसे मैंने ये डेरिवेशन अपनी 12th की प्लेलिस्ट में करवा रखा है, क्योंकि आपको मालूम है मैं छोड़ता कुछ भी नहीं, लेकिन बता पहले ही दिया सिलेबस में नहीं है। कई चीजें मैंने ऐसी कराई हैं कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मुझे भी ये लगता है कि यार एक महीना लगा के चैप्टर खत्म कर लिया और एक दिन बचाने के लिए एक टॉपिक छोड़ दिया। छोड़ देता तो कितनी देर बचती? ये आधा घंटा। तो मैंने छोड़ा नहीं, आपको मिल जाएगा। खैर नहीं भी करा तो कोई बात नहीं। tan थीटा इज इक्वल टू, अब इस क्वेश्चन में कहा कि यदि ये इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है डाइपोल मोमेंट की, तो थीटा बताओ। यदि ये एंगल मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर है, तो थीटा बताओ। यानी कि यदि ये 90 है तो अल्फा प्लस थीटा 90, और यदि बेटा अल्फा प्लस थीटा 90 तो अल्फा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। लेकिन tan थीटा 2 tan 90 माइनस थीटा होता है 1/tan थीटा। और जो बायो वाले हैं वो परेशान हो जाते हैं। एक बात होता, tan 90 माइनस थीटा ओरली, tan 90 माइनस थीटा यानी कि sin 90 माइनस थीटा अपॉन cos 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा अपॉन cos 90 माइनस थीटा यानी कि cos थीटा अपॉन sin थीटा। cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है cot थीटा, और यदि वो होता है cot थीटा तो 1/tan थीटा। तो ये और कुछ नहीं 1/tan थीटा है। और यदि ये 1/tan थीटा है तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा 2 और tan थीटा हो जाएगा √2। यही आपका आंसर है। थीटा tan थीटा पूछ रहे थे, tan थीटा निकाल दिया। तो जो आपने 90 तक के डाउट दिए थे वो मैंने आपको करवा दिए। कल का टारगेट सुन लो, 91 से और 103 तक के तो ट्राई कर ही लेना, आपकी ये शीट खत्म हो जाएगी। फिर मैं आपको करीब 15-20 क्वेश्चन तो अभी फोटो खींच के भेजूंगा, क्योंकि नई शीट जो आपको बांटनी है वो तैयार नहीं हुई है, 1-2 दिन में हो जाएगी। तो 15-20 क्वेश्चन की मैं फोटो खींच के भेजूंगा। वो है असर्शन और रीजनिंग के, जिसमें दिमाग तेज किया जाता है। असर्शन रीजनिंग में 2 स्टेटमेंट होते हैं। थोड़ा हिंट दे दूं क्योंकि आप ट्राई तो तभी करोगे। 2 स्टेटमेंट लिखे हुए होंगे, यदि दोनों स्टेटमेंट सही है और आपस में कनेक्टेड तो हमेशा ऑप्शन चूज करोगे ए। यदि दोनों स्टेटमेंट सही हैं और आपस में कनेक्टेड नहीं है तो ऑप्शन चूज करोगे बी।
और यदि पहला सही है दूसरा गलत, मैं उदाहरण भी दूंगा, तो ऑप्शन आएगा सी, और पहला गलत है दूसरा सही तो ऑप्शन आएगा डी। उदाहरण देके बताऊं, मान लो मैं कहता हूं मैंने बहुत मेहनत करी, मैं फिजिक्स टीचर हूं। ये पहला स्टेटमेंट भी सही है, मैंने बचपन में बहुत मेहनत करी, पहला स्टेटमेंट सही। मैं फिजिक्स टीचर हूं, ये भी सही, और आपस में कनेक्टेड है, क्योंकि बचपन में मेहनत करी इसीलिए मैं आज फिजिक्स टीचर हूं। तो ये दोनों कनेक्टेड है, तो दोनों सही और आपस में कनेक्टेड, तो आंसर चूज करोगे ए। ये दिमाग तेज करने का है बस, इससे दिमाग बहुत तेज हो जाएगा, फिजिक्स के सारे कंसेप्ट यूं क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। और दूसरा एग्जाम्पल बी कब लगाएंगे, सही तो दोनों है लेकिन आपस का कोई लिंक नहीं है। मैं कहता हूं पहला स्टेटमेंट मैंने बचपन में बहुत मेहनत करी, दूसरा स्टेटमेंट मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं। सही तो पहले वाला भी है, मैंने बहुत मेहनत करी, सही दूसरे वाला भी है, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन क्या मेरी मेहनत करने से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है? नहीं ना, आपस में कोई बातों का संबंध ही नहीं बैठ रहा। तो ऐसे में ऑप्शन जाएगा बी, ऑप्शन जाएगा बी। सी ऑप्शन, मैं कहता हूं कि मैंने बचपन में बहुत मेहनत करी और इस समय राहुल गांधी जी प्राइम मिनिस्टर है। यहां तो सबको दिख रहा है पहला सही है दूसरा बिल्कुल गलत है, तो ऐसे में सी ऑप्शन पे निशान लगाओगे। एक लास्ट एग्जांपल, मैं बचपन में घर से भाग के पिक्चर देखता था, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, ये पहला ही गलत है। मैं बचपन में घर से भाग के पिक्चर देखता था, ये गलत है, पहला गलत। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है, ये सही है, तो पहला गलत दूसरा सही, तो डी। और कभी कभी बहुत रेयर केस में ऐसा होता है दोनों ही गलत है तो भी डी। मतलब तुम तो पहला गलत होते ही डी लगा देना, क्योंकि पहला गलत है दूसरा सही तो भी डी, पहला गलत है दूसरा भी गलत है तो भी डी। तो तुम तो यदि पहला गलत है उसे पढ़ने के बाद दूसरा पढ़ना ही मत, यदि पहला गलत है तो डी। समझ में आ गया? तो एक बार जरा जल्दी जल्दी बता दो, जिससे पहले मैं रिकॉर्डिंग रोक दूं।